आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों हम क्लास 11th केमिस्ट्री में रासायनिक सहयोग के नियम पढ़ रहे थे और रासायनिक सहयोग के नियम में हमने दो नियमों को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो दूसरा नियम था वो हमारा था स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इनको हमने फिनिश कर दिया था। ठीक है, तो इसी की सीरीज में आज हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों आप हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पिछली वीडियो को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें रासायनिक सहयोग क्या है, रासायनिक सहयोग के नियम क्या है, ये सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया गया है। यदि पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब देखो गुणित अनुपात का नियम। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें गुणित दिया है। गुणित, गुणित मतलब एक गुणा होता है। गुणित मतलब क्या होता है? एक गुणा होता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसके यौगिकों में, इसकी अभिक्रियाओं में कहीं ना कहीं गुणा का सिस्टम चलता होगा। गुणा का सिस्टम चलता है, तभी तो इस नियम का नाम दिया गया गुणित अनुपात का नियम। सिंपल है, तभी तो ये दिया गया। ठीक है, तो ये क्या होता है इस चीज को हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो देख लो। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया। ठीक है, तो बता दें दोस्तों, इस नियम का जो प्रतिपादन है सन 1803 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1803 में। ठीक है, और 1803 में ये नियम जो है ना वो जॉन डाल्टन महोदय ने प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन महोदय ने इस नियम का प्रतिपादन किया था सन 1803 में। समझे? तो अब इस नियम में क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको हम हल्की सी थ्योरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं, मतलब जब दो तत्व, कोई दो तत्व हो और जब दो तत्व आपस में क्रिया करें, तो दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते। सिंपल सी बात है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते ही बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। तो बने यौगिक में, मतलब जो यौगिक बनेगा उसमें एक तत्व, जैसे मान के चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करते हैं और इसमें मतलब 5 यौगिक बनते हैं। ठीक है, कितने यौगिक बनते हैं? 5 यौगिक बनते हैं। 5 यौगिक कैसे बनते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन पर 5 प्लस चार्ज होते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन पर 1 प्लस भी होता है, नाइट्रोजन पर 2 प्लस भी होता है, नाइट्रोजन पर 3 प्लस भी होता है, नाइट्रोजन पर 4 प्लस भी होता है, नाइट्रोजन पर 5 प्लस भी होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है? हाँ, तो आप समझ जाओगे, आप जैसे ही सेकंड यूनिट पर पहुंचोगे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे कितना होता है? तो ऑक्सीजन पर केवल कितना होता है? 2 माइनस। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करेंगे, दो या दो से अधिक यौगिक बनेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कितने यौगिक बनेंगे? 5। देखो जब नाइट्रोजन N1+ से क्रिया करेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका N2O। अब कैसे बन जाएगा? तो देखो इस पर 1+ है, इस पर क्या है? 2-। ठीक है, तो ये 1+ हो गया और ये आपका ये 2-। सॉरी, ऑक्सीजन पे क्या है आपका? 2-। ठीक है, तो ये इधर गया और ये इधर गया, N2O बन गया। ठीक है, अब ये इससे क्रिया करेगा तो बन जाएगा आपका N2O2। ठीक है, N2O2। ठीक है, अब ये इससे क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा N2O3। आपको मैंने सूत्र बनाना सिखा दिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, अब ये इससे क्रिया करेगा तो ये आपका बन जाएगा N2O4 और ये जब इससे क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा N2O5। ठीक है, तो सिंपल सी बात इसने यही कही है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो दो या दो से अधिक यौगिक, तो इसमें कितने यौगिक बन गए? 5 यौगिक बन गए। ठीक है, तो अब ये जो बने यौगिक हैं इनमें, जो बने यौगिक हैं इनमें यौगिक में एक तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में रहेगा। मतलब ये दो तत्व हैं, इनमें से एक जो तत्व होगा हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेगा। कैसे रहेगा उसको भी बता रहा हूं। ठीक है, चलो बता ही देता हूं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो अगर इसके भार की हम बात करें तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14। एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14। अब यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। 28 हो जाएगा इसका भार। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये होगा आपका 16। ठीक है, चलो ये भी दो नाइट्रोजन है तो इसका भी कितना हो जाएगा? 28। और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो एक का 16, दो का हो जाएगा 32। इसका 28 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, तो यहाँ पर
28 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो 28 और 5 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो इसने बोला यौगिक में एक तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में होता है। तो देखो यहाँ पर एक तत्व मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन चल रहा है देखो उसका निश्चित अनुपात चल रहा है 28 28 28 28 निश्चित चल रहा है। ठीक है, निश्चित अनुपात में होता है। जबकि जो दूसरा तत्व होता है, जैसे मान के चलो दूसरा तत्व क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अनुपात क्या चल रहा है, देखो ऑक्सीजन का अनुपात चल रहा है ये 16, तो इसमें क्या आ गया 32, इसमें कितना आ गया 16, 48, इसमें कितना आ गया 64, इसमें कितना आ गया 80। मतलब दूसरा जो तत्व है गुणित मतलब गुणा में चल रहा है गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब दो तत्व आपस में क्रिया कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो बने यौगिक में एक तत्व हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हो, चाहे कार्बन और ऑक्सीजन का हो, किसी का भी हो, एक तत्व हमेशा कैसा होता है निश्चित, और दूसरा तत्व हमेशा किसमें चलता है गुणित अनुपात में चलता है, जैसे ये चल रहा है। ठीक है, चलो तो ये इसका पूरा प्रतिपादन हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं लिखनी कि वो आपको समझाने के लिए बताया है, ये लिखना है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिखना है, जब नाइट्रोजन व ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तब 5 ऑक्साइड बनते हैं। अब ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो यौगिक होता है उसे ऑक्साइड हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीजन के यौगिक हैं इसलिए हम बोल रहे हैं इनको ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी 5 ऑक्साइड कौन से बनते हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये क्या है ऑक्साइड ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड वाला कॉलम और ये आपका अनुपात वाला कॉलम। समझे, तो बहुत इजीली तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल पे हल्की सी अगर हम बात करें तो आप देखो, है ना, जैसे मान के चलो हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिया, हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन को। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो दो यौगिक बनते हैं। ठीक है, अब दो यौगिक कौन कौन से बनते हैं, तो एक होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और दूसरा हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO। दोनों ही जहरीली गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो कार्बन का जो भार होता है वो कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16। तो ये अब यहाँ पर भी एक कार्बन है तो 12, अब यहाँ पर कितना 2 ऑक्सीजन है तो 16, एक का 2 का कितना 32, तो ये 32। तो देखो एक तत्व कैसा है निश्चित है और दूसरा तत्व किसमें है गुणा में, 16 दूनी 32। तो इस टाइप से ये मेरे भाई रहता है कि एक तत्व हमेशा निश्चित होता है और दूसरा तत्व हमेशा गुणा के रूप में चलता है। ये कोई भी आप दो तत्व उठा लो तो उनसे 2 या 2 से अधिक यौगिक बनेंगे और उनका यही सिस्टम रहेगा। समझे, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है।